दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आज के इस नए चैप्टर में अध्याय संख्या 18 यूनिट संख्या 7 का हम पढ़ रहे हैं। इकाई संख्या 7 क्या है? जन राष्ट्रवाद युग का शुभारंभ। और उसमें हम पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन का विरोध। तो सबसे पहले समझेंगे साइमन कमीशन क्या है और उसका विरोध क्यों होता है, ये किस तरह का अध्याय है। तो भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति, सबसे पहले इसको समझना होगा। भारतीय विधिक आयोग जो है उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है, कब होती है, और फिर किस तरह से साइमन कमीशन आता है और उसका किस तरह से जो है भारत में उस समय की जो परिस्थिति थी, लोग किस तरह से इसका विरोध करते हैं। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। 1919 में जब पारित किया तो 1929 तक तो चलना चाहिए, लेकिन 1927 नवंबर 1927 में ही आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। ठीक, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन तथा सभी 7 सदस्य श्वेत थे। 7 सदस्य थे, अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ठीक है, कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजरवेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी। तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी जो थी कंजरवेटिव पार्टी, वो विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा उसने ब्रिटेन में सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। कंजरवेटिव या रूढ़िवादी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधार सहित एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम हैं। फलतः इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की गठित की जा सकती है। मतलब पहला ये सुझाव दिया था साइमन कमीशन ने कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। ठीक, इसके अलावा दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। ठीक, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और इसमें संघीय भावना हो केंद्रीय विधानमंडल में, और इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। तीसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया। अब भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। चूंकि भारतवासी ये समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को न लिए जाने से उन्हें अनुमान लगाया गया कि अंग्रेजी भारतीयों के स्वशासन को योग्य नहीं समझते हैं। अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखें तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, जबकि पंजाब में संघवादियों, यूनियनिस्ट तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। पंजाब में संघवादियों ने बहिष्कार नहीं किया और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। अब देखिए जन प्रतिक्रिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इसके बम्बई पहुंचते ही देश के प्रमुख नगरों में हड़तालों, जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य ये था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। युवाओं ने कमीशन के विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई और उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। युवाओं की समितियां एवं सभाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहीं। इस चरण में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस प्रमुख राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए, विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभारने में मौलिक समाजवादी विचारधाराओं के अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल तथा हिंदुस्तानी सेवा समिति कर्नाटक जैसे संगठनों के रूप में परिलक्षित हुआ। पुलिस का दमन। पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र चलाया और कई स्थानों पर उसे लाठियां बरसाईं। यहाँ तक कि उसने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह से पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठियों के संघातिक प्रहार किए गए कि वे बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन में ही लाठियों का चार्ज किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। सब भारत में राजनीति साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव में दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज्य के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया इसने। दूसरा, इसने लॉर्ड बिरकनहेड की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं मुंह तोड़ जवाब दिया। इसने भारतीयों के इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। ठीक है, बिरकनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय जो है सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दूसरा, ये इसकी नियुक्ति का प्रभाव हुआ। ठीक है, इससे भारतीयों की इस अवसर में असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। वस्तुतः साइमन आयोग की घोषणा का भारतीय राजनीति पर दोहरा और कुछ परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ा। इस जानबूझकर किए गए अपमान से सभी आहत हुए। सब प्रभु जैसे उदारवादी राजनीतिज्ञ और जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोमिनियन स्टेट्स का संविधान बनाने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक मतभेदों ने 1928 के अंत तक ऐसे उदारवादी समूहों के संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया। लेकिन उसी समय साइमन आयोग के बहिष्कार का आंदोलन जुझारू शक्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक हुआ। ये शक्तियां न केवल पूर्ण स्वाधीनता की अपितु सामाजवादी दिशा में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग कर रही थीं। अब समझते हैं नेहरू रिपोर्ट। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान, तेज बहादुर सप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला कदम था और ये कदम मई 1928 में हुआ। ठीक है, मई 1928 में स्वीकार करते हुए ये सम्मेलन दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने की बातें हुई। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की और नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी कि वे डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं। पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसा में पहले क्या थी कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य औपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार था। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो। केंद्र एवं उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में हो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों पर आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन ये व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब एवं बंगाल। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। ठीक। चौथा, 19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को सम्मान का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार जैसी मांगें सम्मिलित थीं।
केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। ये सब मांगे इस नेहरू रिपोर्ट में थी, यह संस्तुतियाँ थी। अब हम समझते हैं केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के 2 सदन हो, निम्न सदन जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 500 हो और सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हो, और उच्च सदन जिसे सीनेट की कहा गया उसकी सदस्यता जो है सदस्यता संख्या 200 हो, और इसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और इनका प्रमुख गवर्नर होगा जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण मिले। इसके अलावा पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो, राजनीति से धर्म का पृथक्करण हो, कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। इसके अलावा केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। इसके अलावा सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में अंतर। अब देखिए साइमन कमीशन क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है। साइमन कमीशन रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी, अभी नहीं दे सकते थे। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य को अति शीघ्र देने की बात की गई। अब देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट जो उसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी, अति शीघ्र। ठीक है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था, जबकि केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक। अब साइमन कमीशन रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की साइमन कमीशन रिपोर्ट में। ठीक। लेकिन गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया नेहरू रिपोर्ट में, केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर। इसके अलावा देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की बात की गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पे जो है वो खत्म करके सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की और उसने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। जबकि साइमन कमीशन रिपोर्ट में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। साइमन कमीशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश नहीं की गई, जबकि नेहरू में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख इसमें साइमन कमीशन रिपोर्ट में नहीं किया गया, जबकि भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग की इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। इसके अलावा देखें तो देशी राज्यों के अधिकारों में विशेष अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। अब समझते हैं मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे अनेक विवाद उभरने लगे। प्रारंभ में दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया और एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सम्मिलित चारों मांगों को लेकर संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया और दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई। ये 4 मांगें क्या थी? देखिए, पहली मांग थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। ठीक। दूसरी ये कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए केंद्रीय विधानमंडल में। इसके अलावा पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों की जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाए, जनसंख्या के अनुपात में पंजाब और बंगाल में। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। ठीक है।
यद्यपि हिंदू महासभा ने तीनों मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन और पंजाब बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों को सीटों आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। महासभा का मानना था कि इस व्यवस्था से प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं में मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के लिए समान व्यवस्था किए जाने की मांग भी की, किंतु हिंदू महासभा के इस रवैये से ये मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांतीय और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर अड़ी हुई थी। इस प्रकार दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के कारण मोतीलाल नेहरू तथा रिपोर्ट से जुड़े अन्य नेता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि मुसलमान संप्रदायवादियों की मांगें मान ली जाए तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और यदि मुसलमानों की मांगें नहीं मान ली गई तो मुसलमान इस प्रस्ताव से पृथक कर लेंगे। मतलब बाद में नेहरू रिपोर्ट में एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार करने के निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जहां वे अल्पमत में हैं। दूसरा, डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा। एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन कलकत्ता में किया गया। 1928 में कलकत्ता में जिन्ना, ठीक है। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को सीटें आरक्षित की जाए। वयस्क मताधिकार हो तब तक। इसके अलावा प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना के ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के धड़े से मिल गए। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां एक साथ हो गए। इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की, जिसमें मूलतः नेहरू की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी आपत्तियां दोहराई। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे क्या थी, पहले देख लीजिए। संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए, ठीक है। दूसरा, देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को प्राप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। तीसरा, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। चौथा, सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए, ठीक। पांचवा, केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। छठा, सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सातवां, भविष्य में किसी प्रदेश के गठन, बंगाल में विभाजन, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। आठवां, सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। और नौवां, किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। नौवां ये कि सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। और 10वां के बाद 11वां ये कि अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। और 12वां, सभी प्रांतीय विधान मंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए। और अगला है कि संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। और 14वां है कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा, लीग एवं सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक नकारात्मक कदम है, इसलिए सर्वदलीय सम्मेलन ने इन्होंने रिपोर्ट के इस प्रावधान पर तीव्र आपत्ति जताई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया। इस तरह अब साइमन कमीशन हमने पढ़ा, और साइमन कमीशन वाले इतिहास जो है इसका अब सारांश समझ लेते हैं। साइमन कमीशन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थानों के अध्ययन उपरांत ये रिपोर्ट देनी थी।
भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत के लिए ये भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। भारतीयों को इसके कोई प्रतिनिधित्व न दिए जाने के कारण भारतीयों में इसका बहिष्कार किया। फिर नेहरू रिपोर्ट समझते हैं। तो भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों का प्रथम प्रयास था ये नेहरू रिपोर्ट। भारत को अपने औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी। इसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध था। अल्पसंख्यकों हेतु पृथक स्थान आरक्षित किए जाने के विरोध में संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग थी। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग थी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग थी। केंद्रीय प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग थी। इस तरह यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगला पढ़ेंगे सविनय या अवज्ञा आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन।